Hello everyone. In this video, we will discuss solution of CBS 1, that is concept building sheet 1. Okay. So first question is the coefficient of x raised to 5 in the expansion of 1 plus x raised to 21, 1 plus x raised to 22 up to 1 plus x raised to 30. Okay. तो इसको डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन. 1 plus x raised to 21, 1 plus x raised to 22 ऐसे गया अप टू 1 plus x raised to 30. ओके यस. तो इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है. तो उससे पहले हमें आई होप ये सबको पता होगा, ठीक है ऑलरेडी. जैसे 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपने बोला nc 0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2 ऐसे डैश 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 अप टू ncn x की पावर n. ये होता है, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 क्या है, तो आप बोलोगे सर nc2. ठीक है. अगर मैं पूछूं x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, nc1 आएगा. तो सिमिलरली ये उसी टाइप के एक्सपेंशन है 1 प्लस x की पावर 21. तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो आपका क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 21c5 आएगा. क्या आएगा, 21c5 आएगा. ऑब्वियस है, किसी टाइप की सीरीज है. 1 तो इग्नोर करते हैं इसमें, ठीक है. सिमिलरली सेकंड में से क्या आएगा, 22c5 आएगा. थर्ड में से क्या आएगा, 23c5 आएगा. ऐसे चलता रहेगा. लास्ट में क्या आएगा, 30c5 आएगा. तो ये सारे के सारे किसके कोफिशिएंट हैं, x की पावर 5 के. ठीक है, क्योंकि ये जो टोटल टर्म आएगा वो आएगा 21c5 x की पावर 5. ठीक है. तो ये कोफिशिएंट है इसका x की पावर 5 का इन सभी एक्सपेंशन में, क्योंकि हमें तो टोटल एक्सपेंशन में निकालना है. तो इसमें जो आएगा प्लस इसमें जो आएगा प्लस इसमें जो आएगा. ठीक है. तो ये अपना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5. ठीक है. अब हमें इसे का निकालना है सम. एक तरह से बाइनोमियल कोफिशिएंट है. अब देखेंगे कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है क्या इसमें. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इसका इंडेक्स है, ये जो लोअर इंडेक्स है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, ये तो फिक्स है. बट जो अपर इंडेक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी आपको याद है क्या. ठीक है. तो आपको सोचो एक बार जरा पॉज करके वीडियो. ठीक है, मैं आगे बताता हूँ. तो इसको देख के हमें ये वाली प्रॉपर्टी एटलीस्ट याद आनी चाहिए. क्या, के सी के प्लस सॉरी के प्लस 1 सी के प्लस 2 सी के डैश 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 एन सी के. इसमें देखो जो लोअर इंडेक्स है वो फिक्स है, के. चेंज कौन हो रहा है, अपर इंडेक्स चेंज हो रहा है. तो इसका जो आंसर आता है, ठीक है, वो क्या आता है, n+1 सी के प्लस 1. बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए सीरीज, के से स्टार्ट होनी चाहिए. ठीक है. तो आपने अब इसको देखा सीरीज को, तो आपने देखा सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, 21c5 20c5. मतलब ऐसा ही लग रहा है देखने में, बट इसमें बस एक कमी रह गई है कि ये 5 से स्टार्ट नहीं. अगर ये सीरीज 5 से स्टार्ट होती तो हम इसको आंसर इसका लिख सकते थे, मतलब इसको इसका सम हम बता सकते थे. ठीक है. अच्छा, फिर क्या करें, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टर्म इसमें 5c5 6c5 7c5 अप टू कहाँ तक, 20c5 तक. ये हमने ऐड कर दिया. ठीक है. अब ऐड करने के बाद इस चीज को कंप्लीट ले गए हम, 21c5 22c5 और अप टू 30c5. बट अगर हमने ये ऐड किया है यहाँ से यहाँ तक, देखो तो ऑब्वियस सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करा देते हैं. 5c5 6c5 डैश 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 20c5. तो हमारे पास दो सीरीज बन गई है. एक तो फर्स्ट ये वाली, तो अब ये ठीक है बिल्कुल.
अभी क्या है, स्टार्ट कहाँ से है, 5C, 5 से स्टार्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी KC के, K+1C के, K+2C के, और लास्ट में क्या है 30C के। तो जो फर्स्ट सीरीज है उसका क्या सम आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा, एक इंक्रीज कर देना लास्ट में 30 में, तो ये 31C, नीचे भी इंक्रीज कर देना लोअर इंडेक्स में 6। अब इस पे देखते हैं, ये भी सीरीज तो KC से स्टार्ट है, देखो KC के, K+1C के अप टू 20C5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं 21C, तो जो कोफिशिएंट आ जाएगा x की पावर 5 का वो क्या आ जाएगा 31C6, 21C6, ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अप टू 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर अप टू 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, देन रिमाइंडर हमें फाइंड कर, ठीक है, रिमाइंडर बताना है, क्या रिमाइंडर आएगा, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं, मींस 10 स्क्वायर से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो अब देखो ना, कोई भी अगर एक नंबर है, अगर उसे 100 से डिवाइड होना है, कोई भी एक नंबर है, 10 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 100 है, तो ऑब्वियस है उसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो 0 0 होनी चाहिए, तभी तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 100 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 576। अब देखो जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, आप सबको पता है 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा 14400, यानी यहाँ से 2 जीरो आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप ध्यान से दो। अब देखो 6 फैक्टोरियल क्या होगा, ऑब्वियस है 6 फैक्टोरियल को आप बोल सकते हो क्या, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और उसका करना है आपको स्क्वायर। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर कितना है, ये है, तो इसका मतलब 36 इंटू 14400, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स हमें 2 जीरो मिलते रहेंगे हमेशा, ठीक है, लिख देते हैं इसे, 5 फैक्टोरियल स्क्वायर ऑनवर्ड्स वी गेट 2 जीरो, ठीक है, एटलीस्ट 2 जीरो हमें मिलते रहेंगे, है ना, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो हमें तो 2 ही जीरो चाहिए थे ना, इसका ये मीनिंग है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो सारे के सारे किससे डिवाइड होंगे, 100, जो भी आगे तक आ रहा है। तो अगर मैं इन सबको किससे डिवाइड कर दूं, 100 से, 10 स्क्वायर का मीनिंग क्या है 100 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियस है इस वाले सबका रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड कौन नहीं है, जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये वाले डिवाइड, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा जब हम इसको 7 सॉरी डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो ये हमें आंसर देने वाला है कि कितना आएगा, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की सीरीज है कंप्लीट, ये वाली, ये तो डिवाइड है 100 से कंप्लीट है, तो रिमाइंडर 0 देगा, तो रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा, ये फर्स्ट 4 टर्म्स डिसाइड करें। तो फिर देख लेते हैं कितना दे रहा है, ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, 576 36, 576 40 और ये 41, 617, तो 617 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट सीरीज जब 100 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें 70, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 70, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है,
तो ये है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, देखो उसने बोला लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के बताओ अगर ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसको देख के हमें क्या कंसेप्ट याद आता है, याद है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सी लग रही है ना, वैसे इसने बोला नहीं है इसने, क्योंकि इसने ऐसा वर्ड तो यूज किया नहीं, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, बट इसको देख के हमें ये तो फील आता है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि इस टाइप के एक्सप्रेशन है, ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के अबव है, ठीक है। अच्छा, बट इसने बोला तो है नहीं कि क्वाड्रेटिक है, तो हमें दो केस लेके चलना पड़ेगा। केस वन, जब ये क्वाड्रेटिक है, केस वन व्हेन एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक। तो अगर एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस है इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने मान ही लिया कि क्वाड्रेटिक है, दो केस लेके चलेंगे हम, एक बार क्वाड्रेटिक लेके चलेंगे, एक बार नॉन क्वाड्रेटिक लेके चलेंगे, तो इसने बोला नहीं, अगर ये बोल देता है क्वाड्रेटिक है तो फिर इजी हो जाता अपने लिए, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, अब खुद सोचो, अगर ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है तो मान लो कोई एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक है और वो कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो मुझे दो बातें समझ आती है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, एंड वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी लेस देन 0 हो जाए और ये कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, के 1 नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो के डज नॉट इक्वल टू 1, अदरवाइज तो 0 हो, दूसरे केस में भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट हो गए हम। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि के माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड डी क्या आएगा, इसका डी आएगा माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए, और ये सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के ग्रेटर देन 1 है ना, ऑब्वियस है के ग्रेटर देन 1 है तो फिर 1 के इक्वल तो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली पहले वाली कंडीशन ठीक है सेटिस्फाई कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये देखो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -4 के स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा -3 के स्क्वायर प्लस 2 के, और ये अपना आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 0। अब लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करते हैं तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनइक्वालिटी को, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सॉरी डी लेस देन 0 चल रहा था, ठीक है, हमने ग्रेटर देन ले लिया, डी क्या है बेटा, लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, ये भी, और जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फैक्टर बना लें इसके, 3 5 जा 15, तो 5 3 जा 50, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है के, तो 3k माइनस 5, इसमें कॉमन क्या है 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 3k माइनस 5, तो ये अपना आ जाएगा 3k माइनस 5 के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -1 यहाँ पे आएगा, 5/3 यहाँ पे आएगा, तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ऐसे स्टैंडर्ड बनाना था इसे, बट इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पर, ठीक है। इसके बाद का स्टेप ये लिख सकते हो उस पर, के -5/3 और के प्लस 1 ग्रेटर देन, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, तो यहाँ से जो आंसर आएगा के का, तो के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5/3 से लेके इंफिनिटी। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, के ग्रेटर देन 1 के साथ, इसके साथ ले लेते हैं इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों केस चाहिए ना हमें, लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव चाहिए, उससे के ग्रेटर देन 1 आया है, और बाकी डी लेस देन 0 से ही आया है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका, वो आएगा
के ग्रेटर देन 1 और ये 5/3, ये 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। ये वाला तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, कॉमन में नहीं आएगा। और के ये 1 पॉइंट समथिंग होता है, बट ये ग्रेटर देन 1 है, तो जो आंसर आएगा वो 5/3 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो आंसर जो है के ग्रेटर देन 5/3। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अगर ना समझ आए तो आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना दोनों को, और फिर कॉमन रीजन ढूंढ लेना। तो के ग्रेटर देन क्या आएगा, 5/3 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये केस 1 हो गया, क्योंकि इसने तो बोला नहीं ना इक्वालिटी का। अब केस 2 में मान के चलेंगे इक्वालिटी। केस 2, व्हेन एक्सप्रेशन इज नॉन क्वाड्रेटिक। अब मान लो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, पहले केस में हमने क्वाड्रेटिक माना, अब दूसरे में नॉन क्वाड्रेटिक। तो नॉन क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा, है ना। ये एक्सप्रेशन है हमारी, a + 1x + k + 1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो k को 0 कर देते हैं, सॉरी लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, k - 1 को 0 कर देते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। इस 1 को उठा के डाल दो इसमें, तो जैसे आप 1 डाल दोगे तो ये बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, -2x + 2, ये एक्सप्रेशन आ गई है। अब इसने तो बोला है एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स, यूज कर रखा है वर्ड पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। बट ये जो एक्सप्रेशन है हर एक रियल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी है। जैसे मैंने बोला एक्स को डाल देते हैं 2, तो जैसे मैंने 2 डाला तो -2 2 जा 4 + 2, तो नेगेटिव आ गया, सही है ना। बट इसने बोला था कि हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो सीधा सा मतलब है जो k = 1 है नेग्लेक्ट होता है, ठीक है। हैंस k शुड बी डज नॉट इक्वल टू 1। इसका ये मीनिंग है कि गलती से अगर सॉल्यूशन में आ जाता, मान लो इसका आंसर अभी क्या आ रहा है ऊपर, k ग्रेटर देन 5/3 आ रहा है। मान लो वो सॉल्यूशन आ जाता, k ग्रेटर देन 0 आ जाता, तो इसके बीच 1 तो आ ही रहा है, ऑब्वियस है ना। इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो उस 1 को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ता है। इसका जो आंसर था वो 0 से इन्फिनिटी आता इस केस के लिए, बट आपको 1 को नेग्लेक्ट करना पड़ता अगर ऐसा हो जाता तो। बट ऐसा नहीं हुआ है तो ठीक बात है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है ना पहले केस का उसमें 1 है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं हेंस आंसर इज, दोनों का मिला के k ग्रेटर देन 5/, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, इफ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट then what is the minimum value of a plus b plus? ये क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन 2x² + 3x + 4 = 0 and ax² + bx + c = 0 have a common root and abc belongs to natural number, then what is the minimum value of a plus b plus c? ठीक है। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इनमें एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट, इसने बोला है हैव अ कॉमन रूट। मान लो इसमें इसके रूट अल्फा बीटा है एग्जांपल के लिए, इसका रूट अल्फा और गामा है, क्योंकि एक रूट तो कॉमन है, मान लेते हैं वो अल्फा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, तो एक बार फर्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं, ठीक है। 2x² + 3x + 4, क्या आप इसको रूट निकाल पाओगे क्या? देखो, या तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ठीक है। आप इसके मतलब फैक्टराइजेशन रूट्स निकाल पाते हो तो नहीं निकलेंगे, ठीक है, सिंपल बात है। डी के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर कौन सा रूट कॉमन है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वन रूट कॉमन की हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैंने क्या किया, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार डिस्क्रीमेंट को जरूर चेक कर लिया, ठीक है। डिस्क्रीमेंट को जरूर चेक कर लिया, ये मेरी सजेशन है, ठीक है। तो डिस्क्रीमेंट इसका देख लिया मैंने, b² - 4a और c, तो यहाँ से कितना आ गया 9, 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो जो भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है,
यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 9। ठीक है, लेस देन कितना आ जाएगा, 0। सही है। तो देखो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डी क्या है, नेगेटिव है, सिंपल बात है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी 3x+4, तो ऑब्वियस है इसके कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, डी तो लेस देन 0 है। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी। और दूसरी बात इमेजिनरी से याद है, अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये बात हमें समझ आती है आराम से। मैंने बोला इसके दो रूट हैं और दोनों इमेजिनरी हैं, तो इमेजिनरी तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा कॉन्जुगेट ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है माइनस में भी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय में 2 है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो इसका ये मतलब है 2x² + 3x+4। तो इसका ये मतलब है क्या, कि जो 2x² + 3x+4 के दो रूट हैं, मुझे ये समझ आया। मान लो पहला रूट है a + आयोटा b, तो ऑब्वियस है दूसरा रूट क्या होगा, a - आयोटा b, उसका कॉन्जुगेट होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, और जो इक्वेशन है वो क्या है, दूसरी वाली x² + मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अगर आपने बोला कि एक रूट कॉमन है, तो मैंने बोल दिया चलो अल्फा कॉमन है, तो अगर अल्फा कॉमन है तो ऑब्वियस है वो इसका भी रूट होगा। तो अगर अल्फा इसका रूट है a + आयोटा b, क्योंकि आपने बोला ये कॉमन है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, a - आयोटा b। यानी जो गामा है ना, वो कितना हो जाएगा, a - आयोटा b। अगर आप बोलो ये कॉमन है तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसका कॉन्जुगेट ही है। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि इन दो इक्वेशन में एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट कॉमन है। क्योंकि अगर एक इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर उसने बोला कि एक इसका रूट है a + आयोटा b, तो ऑटोमेटिकली दूसरा a - आयोटा b होगा। इसका मतलब एक रूट कॉमन नहीं है, दो रूट कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस बोथ इक्वेशन हैज बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन। दोनों रूट क्या होंगे, इसमें कॉमन होंगे। और दो रूट अगर कॉमन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दोनों रूट कॉमन है, तो कंडीशन क्या होती है। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। पहली इक्वेशन अगर a1x² है, b1x है प्लस c1 = 0 है। सेकंड इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 = 0 है। अगर इनके दोनों रूट कॉमन है, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, तो क्या कंडीशन आती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। मीन्स कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। चलो इनका कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर देते हैं। ठीक है, किसी को भी लिख सकते हो, a/2 b/3 c/4, है ना, उल्टा लिख देते हैं क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो a/2 b/3 c/4, a1/a2 b1/b2 सॉरी b1/b2 c1/c। तो यहाँ से मुझे समझ आया जो a/b/c का जो रेशियो है वो कितना आया, 2:3:4। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको k मान लिया, तो a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 4k। और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, a + b + c मिनिमम। पहले सबको ऐड कर दो, 4 5 7 8 9 9 के कर दो। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, अब उसमें आप k को चेंज कर लो और मिनिमम वैल्यू ले लो। ठीक है, देखो जो एबीसी है ना, उसने एक बात और बोल रहा है कि एबीसी नेचुरल नंबर है। एबीसी कैसे है, नेचुरल नंबर है। तो आप k को सिर्फ पॉजिटिव 1 ही डाल सकते हो, नेगेटिव नहीं डाल सकते, क्योंकि नेगेटिव डाल दिया फिर तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हो जाए। तो यहाँ पे k हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 आएगी। अदरवाइज तो आप -1 भी डाल देते, कुछ और भी डाल सकते थे, और भी छोटा कर सकते हैं नेगेटिव अगर होता मेरे पास। ठीक है, इसलिए उसने बोला है कि एबीसी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सम ऑब्वियस है पॉजिटिव ही आएगा। मिनिमम तो k 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर जैसे आपने 2 डाला तो इससे बड़ा ही आएगा। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इन्फिनाइट है, वो इन्फिनाइट को टेंड करे। ठीक है, तो इसलिए उसने मिनिमम ही पूछा है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, एंगल्स हैं एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल के, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो ठीक है लिखते हैं इसे। ठीक है, ए बी सी डी किसके एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, इसकी वैल्यू हमें निकाल। तो आई होप सबको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रेटल के एंगल हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है, सारे वर्टाइसेस सर्कल पे होते हैं, ट्राई करते हैं। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है इसमें, 180 डिग्री होता है, इसका इसका और इसका 180 डिग्री। इट मीन्स अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री, और बी और डी ये भी कितने होंगे, 180 डिग्री। ठीक है, इसने एंगल ए बी सी लिखा है तो हम भी ए बी सी लिख देते हैं, तो बी प्लस डी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, या फिर वाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कॉस से कॉस। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ऐसा करते हैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस सी, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई माइनस डी। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी और प्लस कॉस डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, पाई माइनस सी, बी की वैल्यू क्या है, पाई माइनस डी, सी को एज इट इज छोड़ेंगे, डी को भी एज इट इज छोड़ेंगे। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो आप ए और सी में से, या तो सी को चेंज कर लो, ए को छोड़ दो, और डी को चेंज करना है तो बी को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, पाई पे चेंज होता नहीं है। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस सी प्लस कॉस, तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आया था, 9, और इसका क्या आया था आंसर, k इज ग्रेटर देन 5 ओके, तो आई होप यू लाइक दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शीट का डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।